बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय मंत्री रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, नई चर्चा की मांग क्यों लाए, जो प्रस्ताव लाए उस पर बहस होनी चाहिए। ऐसे बर्ताव से देश का भला नहीं होगा। ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार से भारत का रुख स्पष्ट करने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने तेल संकट का भी मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद ने खड़गे ने जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि जंग के चलते भारत की ऊर्जा संकट पर खतरे में है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खड़गे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर के भी चिंता जताई। खड़गे ने खाड़ी देशों में भारत की सुरक्षा निश्चित करने की मांग की। उन्होंने कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का भी दावा किया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में, हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने यह कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। फिलहाल ऊर्जा जरूरत को लेकर के सरकार पूरी तरह से सतर्क है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप ये लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में, विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दे पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देश हित नहीं चाहता। विपक्ष अपनी ऊंची राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचकर के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख जताया। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करके खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रही। उन्होंने भी खामेनेई की मौत पर दुख जताया और इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के राजदूत से भी मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो चुका है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है और वहां पर 88 सीटों वाला धर्म गुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। अमेरिका और इजरायल आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे के चयन को लेकर के पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजरायल का भीषण हमला जारी है। इजरायल ने रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारा टैंकर्स और पेट्रोलियम ट्रांसफर टर्मिनल पर किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक इन तेल डिपो का इस्तेमाल ईरान मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को नष्ट करने का दावा किया। इजरायली सेना ने तेहरान में एयर फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ये रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमले में से एक था। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए और साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ युद्ध में लंबा समय लगेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ईरान 3 तरफ से अमेरिका बम बरसा सकता है। अमेरिका ने B-1 लांसर बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। B-1B लांसर 75,000 पाउंड तक के बम गिरा सकता है। और वहीं रविवार को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ने ईरान पर टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया था। B-52 बॉम्बर्स से भी बमबारी हुई। जंग के 10वें दिन भी ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस्फहान में ऑप्टिक्स प्लांट पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया और वहीं मेनाब में गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का वीडियो सामने आया। विस्फोटों के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने अमेरिका इजरायल पर हमले का आरोप लगाया और इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्कूल पर हमला करने से इनकार कर दिया था। इजरायली सेना ने लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया। हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा यह किया कि पूरे लेबनान में 600 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमले हुए। समुद्र और
जमीन से करीब 820 गोला बारूद से हमले किए गए, जिनमें 190 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। और इसके अलावा इजरायल ने बेरूत में एक बड़े होटल पर हमला करके ईरानी कमांडर को निशाना बनाने का दावा किया। लेबनान के मुताबिक हमले में 4 लोग मारे गए, 10 घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो रिलीज किया है। ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूएई ने दावा यह किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 16 ईरानी मिसाइल्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिरी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि यूएई के आसमान में 117 ड्रोन देखे गए हैं, जिनमें से 113 को रोक करके नष्ट कर दिया गया, जबकि 4 ड्रोन देश के भीतर ही गिरे। ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइल और 1422 ड्रोन देखे जा चुके हैं। मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई में मरने वालों का आंकड़ा 1638 तक पहुंच चुका है, जिनमें ईरान में कम से कम 1230, लेबनान में 397 और इजरायल में 11 लोग मारे गए। अमेरिकी सेना के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में सैनिक पर हुए ईरानी हमले में घायल हुए एक सैनिक की मौत हो गई और इस युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने देश भर में करीब 10,000 नागरिक संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया, जिनमें घर, स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। सोमवार को ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसका असर एशियाई शेयर बाजार पर भी दिखा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखा गया और वहीं दूसरी ओर एशियाई बाजार में सुबह भारी गिरावट रही। जापान, साउथ कोरिया समेत सभी एशिया देशों के बाजार 6 से 8% तक गिर गए। कच्चे तेल की कीमत 3.5 साल में भी अधिक कई स्तर पर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में भी गैस से चलने वाले शमशान घाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। पुणे नगर निगम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के बाद ये कदम उठाया। एलपीजी गैस की कमी के चलते ये फैसला लिया गया, क्योंकि एक शव के अंतिम संस्कार में 18 किलो गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन नगर निगम ने ये कहा कि वैकल्पिक शवदाह सुविधाएं चालू रहेंगी। बजट को लेकर के आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले साल देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक पहुंची। कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज सुबह कालीघाट मंदिर पहुंचे। सीईसी ने मंदिर में पूजा अर्चना और आरती करके मां काली का आशीर्वाद लिया और इस दौरान उनके साथ चुनाव आयोग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। कालीघाट मंदिर के बाहर लोगों ने सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके काफिले को काले झंडे भी दिखाए और आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि चुनाव का ऐलान से पहले सीईसी समीक्षा के लिए बंगाल दौरे पर है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को निचली अदालत से बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। कोर्ट ने मामले का निपटारा तब ट्रायल कोर्ट को ईडी के मामले में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया और वहीं हाईकोर्ट ने निचली अदालत के कुछ ऑब्जर्वेशन को तथ्यात्मक रूप से गलत भी माना। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बलरामपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मौलाना के खिलाफ बलरामपुर के अलावा यूपी के 83 थानों में तहरीर दी गई है। हिंदू संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी पदाधिकारी और छात्रों ने पुलिस को मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। कई जिलों में लोगों ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं ने हर फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं होता है। कामयाबी चाहिए तो अपनी किस्मत खुद लिखिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरा परिवार मेरे राजनीति में आने के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये रास्ता मैंने खुद चुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी सीएम बनूंगी। रेखा गुप्ता ने सुषमा स्वराज को अपना रोल मॉडल बताया और कहा कि हर महिला को सम्मान का जीवन चुनने का हक है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेता बन जाऊंगी। हर इंसान ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे काबिल बनाया, इस राह पर मैं चल सकूं। मैथिली ठाकुर ने पीएम मोदी को अपना आदर्श बताया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे पिताजी खास ध्यान रखते थे, बेटा करे ना करे बेटी को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे घर में पली बड़ी जहां पर प्राथमिकता के साथ मुझे संगीत में आगे बढ़ाया गया है।
इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मीगा रूपम और साथ ही कमर्शियल टैक्स ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने महिलाओं के संघर्ष पर खुलकर बात की। मीरा रूपम ने कहा कि यूपी की बेटियां अब हर गांव से आगे बढ़ रही हैं और मेल ईगो को खत्म करने के लिए महिलाओं का हर फील्ड में होना बहुत जरूरी है। वहीं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि उन्हें आज भी खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन चुनौतियां ही जीवन का बेहतर बनाती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया है। सेना के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। सेना के मुताबिक नाव से नशीला पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी। ट्रंप सरकार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें अब तक 157 तस्करों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। अमेरिकी सेना ने नाव पर किए हमले का वीडियो भी रिलीज किया। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में अब तक 40 नाव को निशाना बनाया जा चुका है। केन्या की राजधानी में नदी में उफान के बाद बाढ़ आ गई है। भीषण बाढ़ के कारण स्थानीय नागरिक और टूरिस्ट फंस गए, जिसके बाद सेना ने सभी लोगों को एयरलिफ्ट किया। राजधानी में अचानक से आई बाढ़ के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मृतक की संख्या बढ़ सकती है। बाढ़ के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और लोग घंटों तक एयरपोर्ट और सड़क पर फंसे। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की है। इंडोनेशिया के सबसे बड़े लैंडफिल में तूफान के चलते कई लोग लापता हो गए। कूड़े के ढेर के रहने से कई लोग उसके नीचे दब गए। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। सूचना मिलते ही 300 लोगों की टीम राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंचती है और लापता लोगों को ढूंढने का काम शुरू हुआ। अधिकारियों के मुताबिक रात भर हुई बारिश के कारण हादसा हुआ। अगले 2 दिन के लिए भी बारिश का अनुमान है और ऐसे में बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है।